सुनिए दोस्तों, वो सुबह का वो पल जब सूरज की पहली किरणें जयपुर की चमचमाती सड़कों पर पड़ रही थीं और बाजार की हलचल धीरे धीरे जाग रही थी। ठीक उसी वक्त एक छोटी सी टोकरी में रखे चमकदार अमरूदों की चमक हर किसी की नजरें खींच रही थी। उनकी मालकिन कमला देवी अपनी झुर्रियों से भरी लेकिन हमेशा मुस्कुराती हुई चेहरे पर वो ममता भरी मुस्कान लिए हर राहगीर को पुकार रही थीं कि भैया बहन जी, लीजिए ये ताजा अमरूद, मीठे जैसे गुड़ की चाशनी में डूबे हुए हैं, बस एक बार चख लीजिए तो दिल खुश हो जाएगा। लेकिन वो पल जो खुशी और उम्मीद से भरा था, अचानक एक काले बादल की तरह घने हो गया जब सड़क पर एक बुलेट मोटरसाइकिल की तेज गरज के साथ एक पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम रावत रुका। उसकी आंखों में वो घमंड भरी चमक थी जो बताती थी कि वो खुद को कानून का राजा समझता है और दुनिया उसके जूते के तले है। कमला देवी की टोकरी के पास आते ही वो बिना किसी पूछताछ के एक रसीला अमरूद उठा लिया, काटा और मुंह में ठूंस लिया जैसे ये उसका हक हो। कमला देवी की आंखों में थोड़ी सी घबराहट की लहर दौड़ गई, लेकिन उन्होंने अपनी विनम्रता नहीं छोड़ी और मुस्कुराते हुए कहा, साहब ये अमरूद तो बहुत ही मीठे हैं, आप चाहें तो 1 किलो तौल दूं और पैसों की चिंता मत कीजिए, बस स्वाद ले लीजिए। विक्रम ने अकड़कर जवाब दिया, हाँ दे 1 किलो, जल्दी कर। और जैसे ही कमला देवी ने कांपते हुए हाथों से अमरूद तौले और पॉलीथीन में भर कर दिए, विक्रम ने फिर से एक अमरूद निकाला, काटा, चबाया और अचानक उसके चेहरे पर वो घिनौना भाव आ गया जैसे कोई कड़वा जहर पी लिया हो, और वो चिल्लाया, अरे ये क्या बकवास है, तूने बेचा है, ये तो बिल्कुल बेस्वाद कच्चा सा अमरूद है, तूने मुझे बेवकूफ बनाया है, 1 पैसा भी नहीं दूंगा, समझी तू। कमला देवी का दिल बैठ गया, उनकी सांसें थम सी गईं, आंखों में आंसुओं की लकीरें खींचने लगीं, लेकिन उन्होंने हिम्मत जुटाई और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाई, साहब मेरी मेहनत है ये अमरूद, सुबह 4 बजे से उठकर लाई हूं, बस कुछ पैसे दे दीजिए, मैं गरीब औरत हूं, परिवार चलाना है। लेकिन विक्रम का गुस्सा जैसे ज्वालामुखी की तरह फट पड़ा, उसने झुककर पूरी टोकरी को पकड़ा और सड़क के दूसरी तरफ जोर से उछाल दिया। टोकरी पलट गई, अमरूद सड़क पर बिखर गए, गाड़ियों के पहियों तले कुचल दिए गए, नाली में बह गए और कमला देवी की दुनिया जैसे भरभरा गई। उनकी आंखें नम हो गईं, होंठ कांपने लगे, क्योंकि ये सिर्फ अमरूद नहीं थे, ये उनकी पूरी जिंदगी की मेहनत थी, उनकी इज्जत थी जो सड़क पर रौंद दी गई थी। आसपास की भीड़ जमा हो गई, लोग फुसफुसा रहे थे, बेचारी अम्मा पर क्या गुजरी, लेकिन कोई आगे नहीं आया, कोई आवाज नहीं उठाई, क्योंकि सामने वर्दी थी, वो वर्दी जो कभी न्याय की रक्षा करती है, आज अन्याय का हथियार बन चुकी थी। विक्रम ने अपनी मूंछों पर ताव दिया, बुलेट स्टार्ट की और हंसते हुए चला गया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन दोस्तों, वो भीड़ में एक नौजवान लड़का अर्जुन था जो पास के घर की छत पर खड़ा होकर ये सब अपने मोबाइल के कैमरे में कैद कर रहा था। अर्जुन का खून खौल रहा था, उसके दिल में आग लग गई थी, क्योंकि कमला अम्मा उसके लिए सिर्फ एक विक्रेता नहीं थीं, बचपन से वो उन्हें देखता आया था, उनकी गोद में खेला था, उनकी कहानियां सुनी थीं और उनका सम्मान उसके सीने में बसा हुआ था। वीडियो बंद करते हुए अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उसके मन में सवाल घूम रहे थे, ये कैसे संभव है कि एक बुजुर्ग की इज्जत पर किसी की नजर लग जाए और कोई इंसाफ न करे। और फिर जैसे कोई योद्धा का संकल्प हो, अर्जुन ने फैसला कर लिया। उसे पता था कि कमला अम्मा की 2 बेटियां हैं, एक रीता जो आर्मी की बहादुर अफसर है, देश की सरहदों पर दुश्मनों से लोहा ले रही है, और दूसरी प्रिया जो इसी जयपुर शहर की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, पूरे जिले की धाकड़ मालकिन। अर्जुन ने जुगाड़ लगाकर रीता का नंबर ढूंढा और व्हाट्सएप पर वो वीडियो भेज दिया, साथ में एक छोटा सा लेकिन दिल दहला देने वाला मैसेज, रीता दीदी, देखिए आज बाजार में आपकी मां के साथ क्या बर्ताव हुआ, इंसाफ की बारी आ गई है। हजारों किलोमीटर दूर हिमालय की बर्फीली चोटियों पर, जहां हवा इतनी ठंडी है कि सांसें जम सी जाती हैं, एक आर्मी पोस्ट पर रीता अपनी राइफल को प्यार से साफ कर रही थी। उसके हाथों में वो ताकत थी जो दुश्मनों को कांप देती है, लेकिन उसके दिल के एक कोने में हमेशा अपनी अम्मा की याद बसी रहती थी, वो अमरूद बेचने वाली अम्मा जो कभी रीता को अपनी गोद में लोरी सुनाती थीं और कहती थीं,
बेटी तू देश की सेवा करेगी तो अम्मा को कभी सिर झुकाने की नौबत न आएगी। तभी उसके पॉकेट में रखे फोन की वाइब्रेशन हुई। अनजान नंबर से वीडियो मैसेज आया। रीता ने फोन निकाला और प्ले बटन दबाया। पहले तो वो समझ ही न सकी कि ये क्या है, लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ा उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया, आंखें लाल हो गईं, हाथ राइफल पर इतनी जोर से कस गए कि उंगलियां सफेद पड़ गईं। अम्मा सड़क पर घुटनों के बल बैठी रो रही हैं, अमरूद बिखरे पड़े हैं और वो इंस्पेक्टर हंस रहा है जैसे कोई तमाशा हो रहा हो। रीता का गला सूख गया। उसके मन में बचपन की वो यादें घूम गईं जब अम्मा रात भर जागकर सिलाई करती थीं ताकि रीता और प्रिया की पढ़ाई हो सके, और आज वही अम्मा अपमानित हो रही है। रीता के अंदर का फौजी जाग उठा, उसके दांत पीसने लगे, सांसें तेज हो गईं। मन किया कि अभी बॉर्डर छोड़कर जयपुर भाग जाए और उस विक्रम रावत की वर्दी नोच फाड़ दे, लेकिन रीता फौजी थी। वो जानती थी कि इमोशंस में बहना कमजोरी है और कमजोरी दुश्मन को मौका देती है। उसने आंसू पोंछे और तुरंत वीडियो अपनी छोटी बहन प्रिया को फॉरवर्ड कर दिया, साथ ही फोन मिला लिया। प्रिया उस वक्त अपने डीएम ऑफिस में एक हाई लेवल मीटिंग में थी। चारों तरफ सीनियर अफसर बैठे थे, फाइलें बिखरी हुईं, हवा में तनाव था। लेकिन बड़ी बहन का कॉल आते ही प्रिया ने सबको रोक दिया। एक्सक्यूज मी, ये बहुत जरूरी है, और फोन उठाया। हाँ दीदी, सब ठीक ना? प्रिया की आवाज में चिंता की लकीरें थीं, लेकिन रीता की सांसें भारी थीं। गुस्सा और दर्द हर शब्द में रिस रहा था। प्रिया, मैंने तुझे वीडियो भेजा है, अभी के अभी देख ले, और जो देखेगी उसके बाद तू समझ जाएगी कि दुनिया कितनी निर्दयी हो सकती है। प्रिया ने फोन होल्ड पर रखा, व्हाट्सएप खोला और वीडियो प्ले किया। 2 सेकंड बीते, 5 सेकंड बीते, और अचानक प्रिया का दिल धक से रह गया। स्क्रीन पर अम्मा की वो कांपती हुई काया दिख रही थी, बिखरे अमरूद सड़क पर लुढ़कते हुए, और वो अपमानजनक हंसी। प्रिया की आंखों से आंसू छलक पड़े, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अम्मा उसके लिए सिर्फ मां नहीं थीं, बल्कि वो ताकत थीं जो प्रिया को हर मुश्किल में खड़ी रहने की सीख देती थीं। दीदी, ये कैसे हो सकता है? अम्मा, मेरी अम्मा सड़क पर रो रही है और वो लोग तमाशा देख रहे हैं। प्रिया की आवाज कांप रही थी। लेकिन रीता ने फोन पर गरजते हुए कहा, प्रिया, मैं छुट्टी लेकर आ रही हूं। उस विक्रम को मैं अपनी आंखों से देखकर सजा दूंगी, वर्दी उतार फेंकूंगी। लेकिन प्रिया ने अपनी आवाज को संभाला, नरम लेकिन अटल इरादे से बोली, नहीं दीदी, तुम्हारी जगह बॉर्डर पर है, देश को तुम्हारी जरूरत है। अम्मा को भी यही गर्व होता है कि उनकी बेटी देश की ढाल है। ये मेरा शहर है, मेरा जिला। ये जंग मैं लड़ूंगी, कानून के हर दायरे में, लेकिन ऐसी सजा दूंगी कि वो विक्रम की रूह कांप जाए और कभी कोई बुजुर्ग की नजर लगाने की हिम्मत न करे। रीता कुछ पल चुप रही। बहन की आवाज में वो आग पढ़ ली जो सब कुछ जला देगी। बोली, ठीक है प्रिया, लेकिन इंसाफ हो, पूरा इंसाफ। अम्मा की एक आंसू की कीमत चुकानी पड़ेगी। फोन कट गया और प्रिया का दिल धड़क रहा था। उसके मन में अम्मा की वो मुस्कान घूम रही थी, बचपन की वो रातें जब अम्मा कहानियां सुनाती थीं कि बेटी, तू बड़ा होकर लोगों की मदद करेगी तो अम्मा को कभी सिर झुकाने की नौबत न आएगी। लेकिन अब वक्त था एक्शन का। प्रिया ने मीटिंग को तुरंत खत्म किया। सॉरी सब, आज ये मीटिंग यहीं रुकती है, बहुत जरूरी काम है। और अपनी सरकारी गाड़ी नहीं, बल्कि एक साधारण प्राइवेट कार में बैठी। रास्ते में अपने डीएम वाले फॉर्मल कपड़े उतार फेंके और एक सादा सा हरा सलवार सूट पहन लिया, दुपट्टा ओढ़ा, क्योंकि वो अम्मा के पास एक बेटी बनकर जाना चाहती थी, न कि जिले की मालकिन बनकर। घर पहुंची तो कमला देवी एक कोने में चुपचाप सिसक रही थी। उनकी आंखें सूजी हुईं, चेहरा मुरझाया सा, जैसे कोई फूल कुम्हला गया हो। अचानक बेटी को देखकर वो चौंक गईं। प्रिया, बेटी तू यहाँ, सब ठीक तो है ना? कुछ हुआ तो नहीं? प्रिया कुछ न बोली, बस दौड़कर अम्मा के पास पहुंची और उन्हें कसकर गले लगा लिया, सिर उनकी गोद में रख दिया और आंसू बहने लगे। अम्मा, आपने क्यों नहीं बताया? मैं आपकी बेटी हूं ना, आपकी ताकत हूं, आपकी ढाल हूं। कमला देवी के हाथ कांप गए। वो सिसकियां लेते हुए बोलीं, बेटी क्या बताती? मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई परेशानी हो। वो पुलिस वाला था। छोड़ बेटी, आज तू इतने दिनों बाद आई है, बस यही मेरी खुशी है। लेकिन प्रिया ने अम्मा के आंसू पोंछे, उनका हाथ थामा
और आंखों में वो जज्बा भर दिया जो पहाड़ों को हिला दे। अम्मा, अब आप अकेली नहीं हैं, आपकी बेटी इस जिले की मालिक है। मैं वादा करती हूँ, जो भी आपके साथ ऐसा बर्ताव करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी। आपकी इज्जत लौटेगी। चमकदार जैसे सूरज की पहली किरणें। कमला देवी ने बेटी की आंखों में वो चमक देखी जो कह रही थी, ये लड़ाई जीत ली जाएगी, और उनके दिल में एक नई उम्मीद जागी। उस रात प्रिया की आंखों को नींद न आई। उसके मन में तूफान मचा हुआ था। अम्मा की वो कांपती आवाज, सड़क पर बिखरे अमरूदों की याद, हर पल उसे कचोट रही थी। लेकिन प्रिया डीएम थी, वो जानती थी कि इमोशंस में बहकर फैसला लेना गलती होगी, और गलती से इंसाफ कभी न मिले। इसलिए उसने एक पूरा प्लान बनाया। सोचा, अगर वो डीएम बनकर थाने जाती तो सारे पुलिस वाले उसके पैरों में गिर जाते और असली गुनहगार विक्रम रावत बच जाता। लेकिन नहीं, उसे हाथों हाथ पकड़ना था, बिना किसी चेतावनी के, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को जाल में फंसाता। अगली सुबह प्रिया ने अपना सबसे भरोसेमंद एसडीएम अजय वर्मा को फोन किया। अजय की आवाज में हमेशा वो वफादारी होती थी जो प्रिया को भरोसा दिलाती थी। अजय, एक काम है, ये सिर्फ हम दोनों के बीच रहेगा। मैं सिविल ड्रेस में कोतवाली थाने जाकर शिकायत दर्ज करवाने जा रही हूँ, अपनी पहचान छिपाकर, एक आम नागरिक की तरह। लेकिन ठीक 2 घंटे बाद तुम एसपी, डीएसपी और पूरी सीनियर टीम लेकर थाने पहुंचना, और मेरा इशारा न होने तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब चुपचाप खड़े रहना, जैसे कोई सैनिक अपने कमांडर का इंतजार करता है। अजय ने तुरंत जवाब दिया, जी मैम, जैसा आप कहें, मैं आपकी आंख और कान बन जाऊंगा। प्रिया ने फोन रखा और हरा सलवार सूट पहना, चेहरे पर दुपट्टा ओढ़ा, आईने में खुद को देखा। एक साधारण लड़की जैसी लग रही थी, लेकिन उसके अंदर वो आग थी जो जंगल को भस्म कर दे। और फिर वो ऑटो पकड़कर कोतवाली थाने की तरफ निकल पड़ी। दिल में डर था, लेकिन उस डर को हिम्मत ने दबा दिया। थाने का माहौल वैसा ही था जैसा प्रिया ने सोचा था। एक हवलदार कुर्सी पर ऊँग रहा था। इंस्पेक्टर विक्रम रावत और एसएचओ सुरेश मेहता चाय के कप थामे जोर जोर से हंस रहे थे, जैसे दुनिया उनके कब्जे में हो और कोई सवाल ही न उठे। प्रिया डरते डरते उनकी टेबल के पास गई। जी, मुझे एक शिकायत दर्ज करवानी है। सुरेश मेहता ने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा, जैसे कोई सामान हो। क्या हुआ बेटी, किसने परेशान किया? जी, कल बाजार में इंस्पेक्टर साहब ने एक बुजुर्ग अम्मा के अमरूद की टोकरी सड़क पर फेंक दी थी। मैं उनकी बेटी हूँ। प्रिया ने अपनी आवाज में थोड़ी घबराहट लाने की कोशिश की, लेकिन अंदर से वो शेरनी थी। विक्रम रावत चौकन्ना हो गया। उसने प्रिया को घूरा। क्या इंस्पेक्टर साहब ने नाम या है तेरा, और किसकी बात कर रही है? जी, आप ही विक्रम साहब, आपने कल वो सब किया। मैं अपनी अम्मा की इज्जत के लिए आई हूँ। प्रिया की आवाज कांप रही थी, लेकिन आंखों में चिंगारी थी। विक्रम और सुरेश जोर से हंस पड़े। ओ, तो तू उस बुढ़िया की बेटी है? विक्रम ने मजाक उड़ाते हुए कहा। तो क्या हुआ, सड़क पर गंदगी फैलाएगी तो लाठी तो पड़ेगी ना। चल भाग यहाँ से, कोई एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। प्रिया ने थोड़ा साहस जुटाया, लेकिन ये गैरकानूनी है। आपने वर्दी का गलत इस्तेमाल किया है, एक गरीब अम्मा की मेहनत को कुचल दिया। सुरेश मेहता गरज उठा, तू हमें कानून सिखाएगी? ज्यादा जुबान चला तो तुझे ही अंदर कर दूंगा। सरकारी काम में बाधा डालने के जुर्म में निकल ले यहाँ से। बहस और तेज हो रही थी। प्रिया वहीं खड़ी रही। मैं बिना शिकायत लिखवाए नहीं जाऊंगी, ये मेरी अम्मा का हक है। तभी बाहर से एक हवलदार भागता हुआ अंदर आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं। सर रघुनाथ सिंह जी थाने में आ रहे हैं। रघुनाथ सिंह शहर का वो दबंग नेता था जिसके इशारे पर पुलिस वाले नाचते थे, जिसके सामने पूरा जिला सिर झुकाता था। विक्रम और सुरेश के चेहरे का रंग उड़ गया। दोनों अपनी कुर्सियों से ऐसे उछले जैसे करंट लग गया हो। अरे जल्दी गेट खोलो, सुरेश ने हवलदार को डांटा, और दोनों भागे बाहर की तरफ, जैसे कोई राजा आ रहा हो। एक सफेद लग्जरी एसयूवी थाने के अंदर आकर रुकी। उसमें से सफेद कुर्ता पायजामा पहने रघुनाथ सिंह उतरे। उनके चेहरे पर वो राजसी मुस्कान थी जो डराती भी थी और लुभाती भी। अंदर आते ही उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, क्या हाल है रावत साहब? काम धंधा अच्छा चल रहा ना? कोई नया मुर्गा फंसाया कि नहीं? आजकल तो सब डर के मारे सांस लेते हैं। विक्रम और सुरेश हाथ जोड़कर मुस्कुराने लगे।
अरे साहब, आपकी कृपा है, आइए बैठिए, चाय पिलाते हैं। लेकिन तभी रघुनाथ की नज़र कोने में खड़ी प्रिया पर पड़ी और अचानक उनकी मुस्कान गायब हो गई। माथे पर पसीने की बूंदें छलक आईं, होश उड़ गए, क्योंकि वो जिस साधारण लड़की को देख रहे थे वो प्रिया थी, डीएम प्रिया, जिले की सबसे ताकतवर अफसर। रघुनाथ तेजी से आगे बढ़े और प्रिया के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए, सिर झुकाया। नमस्ते मैम, आप यहाँ इस वक्त मुझे फोन कर लेती तो मैं हाजिर हो जाता। हुक्म कीजिए, क्या गलती हो गई? विक्रम और सुरेश हैरान रह गए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये क्या हो रहा है? ये तो उस बुढ़िया की बेटी है। रघुनाथ सिंह इसके सामने हाथ क्यों जोड़े हैं? जिसके सामने पूरा शहर झुकता है, वो इस लड़की के सामने सिर क्यों झुका रहा है? ये लड़की कौन है? विक्रम ने धीरे से सुरेश से पूछा। ये क्या तमाशा है? लेकिन सुरेश ने भी घबराहट में सिर हिला दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, थाने के बाहर गाड़ियों के ब्रेक की तेज आवाज आई। एक के बाद एक लाल बत्ती वाली सरकारी गाड़ियां थाने के सामने आकर रुकीं। उनमें से डीएसपी, एसपी और जिले के कई बड़े आईएएस आईपीएस अफसर उतरे, तेज कदमों से अंदर आए और चुपचाप प्रिया के पीछे लाइन बनाकर खड़े हो गए, जैसे सैनिक अपने जनरल को सलामी दे रहे हों। थाने में सन्नाटा छा गया, सिर्फ पंखे की घर घर की आवाज गूंज रही थी। विक्रम रावत और सुरेश मेहता पत्थर के बुत बन चुके थे, उनके हलक सूख गए थे, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं, जैसे कोई मौत का पैगाम आ गया हो। तभी डीएसपी ने आगे बढ़कर गुस्से से विक्रम की तरफ देखा और गरजा, इंस्पेक्टर तमीज से खड़े हो जाओ, तुम्हें पता नहीं ये डीएम मैम प्रिया के सामने हो। डीएम मैम, ये शब्द थाने में बम की तरह फट पड़े। विक्रम और सुरेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके कानों में गरम सीसा उंड दिया हो। वो कांपते हुए प्रिया को देखने लगे, जिसे वो कुछ देर पहले बेइज्जत कर रहे थे, अमरूद वाली बुढ़िया की बेटी कहकर तिरस्कार कर रहे थे। लेकिन अब प्रिया की आंखों में आम लड़की का डर नहीं था, बल्कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का रौब और गुस्सा था। वो ठंडी लेकिन काटने वाली आवाज में बोली, इंस्पेक्टर विक्रम रावत और एसएचओ सुरेश मेहता, आप दोनों सस्पेंडेड हैं, इमीडिएट इफेक्ट से। एसडीएम अजय इनके खिलाफ वर्दी का दुरुपयोग करने, आम नागरिक को अपमानित करने और अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरतने के जुर्म में एफआईआर दर्ज कीजिए। साथ ही विभागीय जांच भी तुरंत शुरू करें। एसपी साहब ने तुरंत अपने मातहतों को इशारा किया और विक्रम सुरेश की बेल्ट और टोपी उतरवा दी गई। कल तक जो शेर की तरह घूमते थे, आज बिल्ली की तरह सिर झुकाए खड़े थे। उनके चेहरे पर वो डर था जो कभी किसी निर्दोष को महसूस करवाते थे, लेकिन आज खुद महसूस कर रहे थे। तभी रघुनाथ सिंह ने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ा। मैम, ये नादान हैं, गलती हो जाती है, माफ कर दीजिए, मैं इन्हें समझा दूंगा, ये मेरे इलाके के हैं। प्रिया ने घूमकर रघुनाथ को ऐसी नजरों से देखा कि वो कांप गया, जैसे कोई तीर सीने में चुभ गया हो। नेताजी, ये नादान नहीं हैं, वर्दी में छिपे गुंडे हैं, और जहां तक समझाने की बात है तो अब इन्हें कानून ही सिखाएगा। और बेहतर होगा कि आप इस मामले से दूर रहें, वरना जांच की आंच आप तक भी पहुंच सकती है और तब कोई बचाव नहीं बचेगा। रघुनाथ सिंह का चेहरा सफेद पड़ गया। वो समझ गया कि ये नई डीएम प्रिया से टकराना आसान नहीं है। वो चुपचाप सिर झुकाकर थाने से खिसक गया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत की चिंगारी थी, जो प्रिया ने साफ पढ़ ली। और उसके मन में एक नई सतर्कता जागी कि ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अगली सुबह शहर भर में खबर फैल गई, डीएम प्रिया ने अपनी अम्मा को इंसाफ दिलाया। सोशल मीडिया पर लोग तारीफ कर रहे थे, लेकिन प्रिया को चैन न आया। उसे लग रहा था कि रघुनाथ जैसे लोग आसानी से हार नहीं मानते और ये जीत तो बस शुरुआत है। एक रात प्रिया खाना खा रही थी, ऑफिस के कमरे में अकेली बैठी, अम्मा की यादों में खोई हुई। तभी उसके पर्सनल फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से कोई आवाज न आई, सिर्फ भारी सांसें सुनाई दी। फिर एक बदली हुई मशीनी आवाज गूंजी, डीएम साहिबा, शहर में मत उड़ो ज्यादा, इंस्पेक्टर तो बस मोहरे थे, असली खेल तो अब शुरू होगा। प्रिया का दिल धक से रह गया। उसने कड़क आवाज में पूछा, कौन बोल रहा है? ये धमकी किसकी तरफ से है? लेकिन दूसरी तरफ से जवाब आया, वही जिसकी दुम पर तुमने पैर रख दिया है। कहकर फोन कट गया। प्रिया के माथे पर चिंता की गहरी लकीरें उभर आईं। वो समझ गई थी
कि रघुनाथ सिंह इतनी आसानी से पीछे नहीं हटेगा। ये खतरा था, असली खतरा। उसने तुरंत एएसपी को फोन किया। अम्मा के घर के आसपास सादी वर्दी में 2 पुलिस जवान तैनात करो, लेकिन अम्मा को कुछ मत बताना, उन्हें डराना नहीं है, बस सुरक्षा चाहिए, क्योंकि अब ये सिर्फ इज्जत की लड़ाई नहीं, जान की भी हो सकती है। अगले कुछ दिन शांति से गुजरे। प्रिया को लगा शायद उसकी चेतावनी काम कर गई और रघुनाथ पीछे हट गया है, लेकिन ये शांति तूफान से पहले की चुप्पी थी, वो खतरनाक शांति जो कभी भी फट पड़े और सब कुछ उजाड़ दे। एक सुबह कमला देवी फिर से बाजार में अपनी टोकरी लेकर बैठी थीं, अमरूद चमका रही थीं, उनकी मुस्कान लौट आई थी, क्योंकि बेटी ने इंसाफ दिलाया था और अब लग रहा था जीवन पटरी पर आ रहा है। लेकिन अचानक सड़क पर 3 पुलिस गाड़ियों की ब्रेक की चीखने वाली आवाज आई। गाड़ियां रुकते ही उनमें से एक नया इंस्पेक्टर उतरा, जिसका चेहरा कठोर था, आंखों में साजिश की चमक। प्रिया को ये चेहरा न पता था, लेकिन वो इंस्पेक्टर ने कमला देवी की टोकरी की तरफ इशारा किया और सिपाहियों से कहा, सूचना मिली है कि इन अमरूदों की आड़ में नशीले पदार्थों की तस्करी हो रही है, तुरंत तलाशी लो, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता। एक सिपाही ने टोकरी उल्टी कर दी और नीचे से भूरे रंग के पैकेट निकाले। सर, मिल गया नशीला पदार्थ। बाजार में हड़कंप मच गया। लोग चिल्लाने लगे, अरे ये तो डीएम की अम्मा हैं, नशीले पदार्थ बेच रही हैं। कमला देवी सन्न रह गईं, उनकी दुनिया फिर से उलट गई, आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए गिड़गिड़ाई, नहीं साहब, ये मेरा नहीं है, किसी ने फंसा दिया है, मेरी बेटी प्रिया है डीएम, वो सब बता देगी। लेकिन किसी ने उनकी एक न सुनी। सिपाही उन्हें जबरदस्ती घसीटकर जीप में बिठा ले गए। कमला देवी की चीखें बाजार में गूंजीं, लेकिन कोई मदद को न आया। ये खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई। न्यूज़ चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलने लगी। डीएम प्रिया की मां नशीले पदार्थों के आरोप में गिरफ्तार। ये रघुनाथ सिंह का मास्टर स्ट्रोक था। उसने प्रिया पर सीधा हमला नहीं किया, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी अम्मा पर वार किया था। प्रिया के ऑफिस में फोन की घंटियां बजने लगीं। मीडिया वाले, मंत्री, सीनियर अधिकारी, हर कोई जवाब मांग रहा था। प्रिया का दिल बैठ गया। उसके मन में अम्मा की जेल में कापति काया घूम रही थी। तभी रीता का फोन आया। उसकी आवाज में गुस्सा और बेचैनी साफ झलक रही थी। प्रिया, ये क्या हो रहा है? अम्मा जेल में, मैं आ रही हूं, रघुनाथ को मैं खत्म कर दूंगी। उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन प्रिया ने गहरी सांस ली और आवाज को स्थिर किया। नहीं दीदी, तुम्हें आने की जरूरत नहीं। अगर हम उनकी तरह गैरकानूनी रास्ता अपनाएंगे तो उनमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? ये लड़ाई अब कानून के दायरे में ही लड़ी जाएगी और जीती भी जाएगी, क्योंकि सच्चाई कभी हारती नहीं। प्रिया ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। पूरा मीडिया हॉल खचाच भरा था। कैमरों की फ्लैश लाइटें प्रिया की आंखों में चुभ रही थीं, लेकिन वो माइक थामे खड़ी थी। आवाज में दर्द था, लेकिन हिम्मत की चट्टान। दोस्तों, पत्रकार बंधुओं, मैं जानती हूं आपके मन में क्या सवाल उमड़ रहे हैं। मेरी अम्मा पर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो एक आम नागरिक हो या डीएम की मां। इसलिए मैं इस केस की जांच से खुद को अलग कर रही हूं, ताकि कोई सवाल न उठे। एसपी साहब एक स्पेशल टीम बनाकर निष्पक्ष जांच करेंगे। मुझे भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। दूध का दूध, पानी का पानी होकर रहेगा, और जो बेगुनाह है वो साबित होगा। प्रिया का ये दाव देखकर रघुनाथ सिंह भी हैरान रह गया। उसे लगा था प्रिया बौखलाकर कोई गलत कदम उठाएगी और तब वो उसे फंसा लेगा, लेकिन प्रिया ने तो बड़ी चालाकी से खुद को जांच से दूर कर लिया था। लेकिन प्रिया सिर्फ कानून के भरोसे नहीं बैठी थी। उसने अर्जुन को बुलाया, वही लड़का जिसने पहला वीडियो बनाया था। अर्जुन की आंखों में वो जज्बा था जो युवाओं में आम है, सच्चाई के लिए लड़ना। प्रिया ने कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम बाजार में रहते हो, हर हरकत पर नजर रखते हो। पता लगाओ उस दिन अम्मा की टोकरी के पास कौन कौन आया था। कोई अजीब हरकत, कोई नया चेहरा, हर छोटी बड़ी डिटेल चाहिए, क्योंकि सच्चाई छोटी सी कड़ी में छिपी होती है। अर्जुन ने तुरंत हाँ कहा, दीदी, मैं आपके लिए जान दूंगा। और बाजार में पूछताछ शुरू कर दी। दोस्तों से, दुकानदारों से, हर कोने को छाना। 2 दिन की कड़ी मेहनत के बाद अर्जुन को एक सुराग मिला। पास की एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में एक संदिग्ध आदमी दिखा, जो कमला देवी की टोकरी के पास कुछ रखते हुए झुका था। उसका चेहरा साफ न था,
लेकिन बाजार के लोग बता रहे थे कि ये वही आदमी है जिसे विक्रम रावत के साथ कई बार देखा गया था। अर्जुन का दिल धड़कने लगा। ये सबूत था, असली सबूत जो रघुनाथ की साजिश को उजागर कर सकता था। उसने फुटेज प्रिया को भेज दी और प्रिया के मन में एक नई उम्मीद जागी, लेकिन वो जानती थी कि ये काफी नहीं है, जाल बिछाना होगा। प्रिया ने एसपी के साथ गुप्त मीटिंग की और एक चाल चली। झूठी खबर लीक कर दी कि सीसीटीवी में नशीला पदार्थ रखने वाले का चेहरा साफ कैद हो गया है और पुलिस उसे पकड़ने ही वाली है। ये खबर सुनते ही रघुनाथ के कैंप में खलबली मच गई। रघुनाथ ने तुरंत विक्रम रावत को फोन किया। उसकी आवाज में घबराहट थी। विक्रम, उस आदमी को पकड़ा नहीं जाना चाहिए। कुछ भी कर दो, वरना हम सब जेल की हवा खाएंगे। लेकिन रघुनाथ को न पता था कि उसका फोन पहले से ही पुलिस के सर्विलांस पर था। हर शब्द रिकॉर्ड हो रहा था। विक्रम और सुरेश मेहता घबरा गए। उन्होंने उस संदिग्ध आदमी को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया और शहर के बाहर एक सुनसान जंगल वाली जगह पर ले जाने लगे। रात के अंधेरे में गाड़ी दौड़ा रहे थे। दिल में डर था, लेकिन रघुनाथ का डर ज्यादा था। तभी अचानक सायरन की आवाज गूंजी। लाल बत्ती वाली गाड़ियां चारों तरफ से घेरा डालकर आ गईं। प्रिया और एसपी अपनी पूरी टीम के साथ खड़े थे। हाथों में टॉर्च लाइटें चमक रही थीं। विक्रम और सुरेश के चेहरे सफेद पड़ गए। वो आदमी चिल्ला उठा, सर मुझे बचाओ। लेकिन प्रिया ने ठंडी आवाज में कहा, खेल खत्म हो गया, अब सच बोलो, वरना कानून की सजा और कड़ी होगी। पकड़े जाने पर विक्रम और सुरेश टूट गए। उन्होंने सब उगल दिया। रघुनाथ सिंह ने ही प्लान बनाया था। नशीला पदार्थ टोकरी में डलवाने का आदेश दिया था और इंस्पेक्टरों को फोन पर धमकियां दी थीं। प्रिया का दिल तेज धड़का। ये जीत थी, लेकिन अभी आखिरी वार बाकी था। अगली सुबह रघुनाथ सिंह अपने आलीशान बंगले में बैठा, चाय पी रहा था, जीत का स्वाद ले रहा था। सोच रहा था कि प्रिया अब टूट जाएगी, अम्मा जेल में सड़ेगी और उसका राज कायम रहेगा। लेकिन तभी दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। नौकर ने दरवाजा खोला तो सामने प्रिया, एएसपी और भारी पुलिस फोर्स खड़ी थी। रघुनाथ के होश उड़ गए। वो हकलाते हुए बोला, मैम ये क्या हो रहा है? प्रिया ने अपनी आंखों में इस्पात जैसी कठोरता के साथ कहा, खेल खत्म हो गया नेताजी। आपके मोहरे पकड़े जा चुके हैं और उन्होंने आपके सारे राज उगल दिए हैं। फोन रिकॉर्डिंग सबूत सब हमारे पास हैं। रघुनाथ चिल्लाया, आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप मुझे हाथ नहीं लगा सकती। लेकिन एसपी ने आगे बढ़कर अरेस्ट वारंट उसके हाथ में थमा दिया। सबूत यहां हैं, सबूत आपके साजिश के हर कदम का लिखित ब्यौरा। हमारे पास आपकी वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें आप गवाह को चुप कराने की बात कर रहे थे, अभद्र शब्दों में धमका रहे थे। अब आप हमारे साथ थाने चलेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। रघुनाथ का राजनीतिक साम्राज्य एक झटके में ढह गया। उसे हथकड़ियां पहनाई गईं और पुलिस जीप में बिठा लिया गया। उसी शाम कोर्ट ने कमला देवी को बाइज्जत बरी कर दिया। जेल के दरवाजे खुलते ही प्रिया वहां खड़ी थी। आंसू भरी आंखों से अम्मा को गले लगा लिया। दोनों माँ बेटी सिसकियां लेते हुए रो पड़ी। अम्मा, अब आपको अमरूद बेचने की जरूरत नहीं है, हम साथ हैं, हमेशा साथ, प्रिया ने कहा। और कमला देवी ने बेटी का सिर सहलाया। बेटी, तूने अम्मा की इज्जत बचाई, लेकिन याद रखना, इंसाफ की राह कभी आसान नहीं होती। लेकिन तूने साबित कर दिया कि बेटियां भी ढाल बन सकती हैं। प्रिया अम्मा को लेकर अपनी पोस्टिंग पर चली गई, एक छोटे से लेकिन सुंदर घर में जहां हर कोना अम्मा की यादों से भरा था। रीता जब भी आर्मी से छुट्टी मिलती तो आ जाती। तीनों माँ बेटियां साथ में हंसती खेलती, कहानियां सुनाती और जीवन को फिर से रंगीन बना लेती। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक जीत की कहानी नहीं है, ये उस संघर्ष की कहानी है जहां एक माँ की मेहनत ने दो बेटियों को पहाड़ बना दिया और वो पहाड़ अन्याय को कुचल दिया। लेकिन अब सोचिए, अगर अर्जुन ने वो वीडियो न बनाया होता तो क्या होता, या अगर रिया ने इमोशंस में आकर गलत कदम उठा लिया होता तो इंसाफ मिलता या नहीं? ये सवाल हर दिल को छू जाते हैं, क्योंकि जीवन में हर मोड़ पर फैसला लेना पड़ता है और सही फैसला ही इतिहास बनाता है। दोस्तों, ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत बनी, जहां एक माँ की इज्जत ने पूरे समाज को झकझोर दिया और साबित कर दिया कि सच्चाई की राह कठिन होती है, लेकिन जीत हमेशा उसकी होती है। सीख ये है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि माँ की दुआएं और बेटियों का जज्बा मिलकर पहाड़ भी हिला देते हैं।
और अन्याय की जड़ें उखाड़ फेंकते हैं। अब बताओ ना कमेंट में, अगर तुम प्रिया की जगह होते तो रघुनाथ जैसे दुश्मन से कैसे लड़ते? स्मार्ट तरीके से बताओ, शेयर करो, लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी और कहानियां सुन सको। धन्यवाद।